विधायिकाओं के क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य सामान्य हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? ये सब आपके मन में आते होंगे, कभी कभी कौंधते होंगे कि ये विधायिकाएं क्या करती हैं जो राज्य में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, विधानमंडलों की, इन विधानसभाओं की, इनका काम क्या है? कभी कभी मन में आता होगा। और संसद क्या करती है? संसद के दोनों सदनों में क्या काम होता है? क्या काम करते हैं ये लोग? कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमारे विधायक, हमारे सांसद हमारे लिए करते क्या है? उनको हम इतनी ज्यादा तनख्वाह किस बात के लिए देते हैं? किस बात के लिए उन्हें इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी है हमने? ये हमारे मन में स्वाभाविक है इन प्रश्नों का आना। और एक ये भी प्रश्न आता होगा कि इन दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, कौन है ज्यादा शक्तिशाली? आज मैं चल रहा हूं आपको विस्तार पूर्वक समझाने कि संसद क्या करती है, संसद कौन कौन से काम करती है जो हमारे जीवन को, हमारे राजनीतिक जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो चल रहे हैं हम विस्तार पूर्वक समझने कि संसद क्या काम करती है। आइए समझते हैं और जानते हैं कि संसद हमारे लिए कौन कौन से कामों को करती है। विधायिकाओं के क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य सामान्य हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? ये सब आपके मन में आते होंगे, कभी कभी कौंधते होंगे कि ये विधायिकाएं क्या करती हैं जो राज्य में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, विधानमंडलों की, इन विधानसभाओं की, इनका काम क्या है? कभी कभी मन में आता होगा। और संसद क्या करती है? संसद के दोनों सदनों में क्या काम होता है? क्या काम करते हैं ये लोग? कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमारे विधायक, हमारे सांसद हमारे लिए करते क्या है? उनको हम इतनी ज्यादा तनख्वाह किस बात के लिए देते हैं? किस बात के लिए उन्हें इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी है हमने? ये हमारे मन में स्वाभाविक है इन प्रश्नों का आना। और एक ये भी प्रश्न आता होगा कि इन दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, कौन है ज्यादा शक्तिशाली? देखो, पहली बात तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि भारत के संसद में दो सदन है। भारत के संसद में दो सदन है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। ठीक है, एक का नाम है लोकसभा तो दूसरी का नाम है राज्यसभा। और मैंने आपको बता ही दिया है कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर है। इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं, ये मुझे बताने की, दोहराने की जरूरत नहीं है। इसे ना बताने की जरूरत है, ना मुझे दोहराने की जरूरत है। फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि लोकसभा क्यों ताकतवर है? क्योंकि ये बस यही बात याद रखनी, लोकतंत्र में ताकत उसी के पास है जो जनता के द्वारा चुना गया है। जो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है उसके पास कोई ताकत नहीं है। अर्थात जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास कोई शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए नहीं है। ठीक, आगे सुनिए। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि संसद क्या करती है, संसद के दो सदन क्यों हैं और इन दोनों की क्या शक्तियां एक समान है? ये प्रश्न आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर अभी मैं आपको दे दूंगा, बस 15 से 20 मिनट में। बस रुके रहिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। कानून बनाने के अलावा भी संसद और भी बहुत सारे काम करती है। संसद और भी बहुत सारे काम करती है, और वो कौन से काम है चलिए जानते हैं और समझते हैं। विधायी कामकाज, विधायी कामकाज, सुनिए, विधायी कामकाज क्या है? ये विधायी कामकाज सुनिए। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थान होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। मैंने आपको बता ही दिया है कि वास्तविक रूप से कानून बनाने का काम करता कौन है? आपकी राजनीतिक कार्य
कार्यपालिका, और फिर राजनीतिक कार्यपालिका उस कानून को संसद के सामने लाती है, प्रस्तुत करती है, और अगर संसद में उस पर बहस होती है और संसद के सदस्यों को लगता है कि उसमें कुछ गलत है तो वो अपने सुझाव देते हैं। उसके बाद अगर पूरा सदन मान लेता है, पूरा सदन या बहुमत उसके पक्ष में होता है, तो वो कानून पास हो जाता है। तो संसद का मुख्य रूप से काम है किसी भी विधेयक को पास करने की स्वीकृति प्रदान करना। ये कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आपके देश की संसद कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन ये कानून बनाती नहीं है, सिर्फ कानून को क्या देती है? स्वीकृति। कानून के ऊपर चर्चा मशवरा होता है इसमें, ये बनाने का काम नहीं करती। बनाने का काम कौन करता है? आपका राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत अस्थाई कार्यपालिका काम करती है उसके लिए। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत अस्थाई कार्यपालिका काम करती है उसके लिए। ठीक, आगे सुनिए। विधेयकों को तैयार करने का, सुन लो, विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देश में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसके पास बहुमत नहीं होता उसकी बात संसद में कोई वैल्यू नहीं रखती। अगर आपके पास बहुमत है संसद में तो आपकी बात की वैल्यू है, और अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको बताया, जैसे महिला विकास मंत्रालय का कोई बिल है, महिला विकास संबंधित कोई कानून बनाना है, तो उसका मसौदा कौन तैयार करवाएगा? महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नौकरशाह उसका मसौदा तैयार करेंगे, फिर वो मसौदा उस मंत्री को दिया जाएगा, फिर वो मंत्री अपनी पूरी कैबिनेट को दिखाएगा कि हाँ भाइयों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद वो लोग जब स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ अब ये मसौदा संसद में पेश किया जाना चाहिए, तो संसद में फिर पेश किया जाता है, और फिर संसद में अगर उसके पक्ष में बहुमत आता है तो उसे पास कर दिया जाता है। तो ये संसद का काम है किसी भी कानून को स्वीकृति देना। तो पहला काम क्या है संसद का? विधायी कामकाज। क्या है? विधायी कामकाज। विधेयकों को पास करना और डिनाय करना, ये है पहला संसद का कामकाज। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। यहाँ पर कौन सी कार्यपालिका की बात हो रही है? राजनीतिक कार्यपालिका। मैंने आपको पहले बता दिया, राजनीतिक कार्यपालिका आपके संसद के अधीन होती है। संसद के पास जब उसको संसद में अपना बहुमत सिद्ध करके रखना होता है। अगर उसके पास संसद में बहुमत चला जाएगा तो वो राजनीतिक कार्यपालिका से भी हट जाएगी। तो ये बात याद रखना है। तो इस प्रकार से तो राजनीतिक कार्यपालिका पर आपकी ये विधायिका संसद नियंत्रण रखती है, उनसे जवाब तलब करती है, उनसे प्रश्न पूछती है। आप देखो संसद में जब भी आप संसद की बहस देखोगे तो विपक्ष पक्ष से सवाल कर रहा है। पक्ष मतलब राजनीतिक कार्यपालिका से, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, और प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका के क्या है? सर्वोसर्वा है ना वो। तो ये इस प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका पर आपकी विधायिका नियंत्रण रखती है। यही बात यहाँ पर भी बताई जाएगी, सुनना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर भी मैंने आपको बता दिया कैसे करती है नियंत्रण। फिर है वित्तीय कार्य। आपके देश में जो पैसा, आपके देश में जो कर कलेक्ट होता है, उन करों का किस प्रकार से देश के विकास में प्रयोग होगा, इस काम को भी बिना संसद की स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। संसद में आपको, सरकार को यह बताना पड़ता है कि साल भर में आपने कितनी कमाई करी, और जो कमाई हुई है उसको देश के विकास पर आप कैसे खर्च
करोगे, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा आपको लेकर आना पड़ता है संसद के सामने। आपने देखा होगा बजट सत्र आता है हमारे देश में, बजट पेश होता है, तो बजट पेश, अभी हमारी वित्त मंत्री कौन है? हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। तो आपने देखा होगा पिछले इस साल के मार्च में कि आई थी वो, और एक टैब पर एक बैग लेकर आई होंगी रेड कलर का, तो उस रेड कलर में देश का बजट आता है और उस बजट को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और संसद को हर चीज बतानी पड़ती है कि वो देश की कमाई कैसे है, देश उस कमाई का कैसे खर्चा करेगा। बिना संसद की स्वीकृति के सरकार जनता के द्वारा प्राप्त किए गए कर का 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती है। किसके बिना? संसद की स्वीकृति के बिना। संसद की स्वीकृति के बिना देश में कोई भी योजनाएं नहीं चलाई जा सकती हैं। देश में कोई भी योजना चलेगी तो उसके लिए पहले संसद से स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। और किस योजना पर कितना खर्च होगा, ये बात पूरी की पूरी बात आपको संसद में बतानी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो आपकी संसद के पास वित्तीय कार्यों को नियंत्रित करने का और देखरेख करने की भी जिम्मेदारी है। आगे सरकार को सबसे काम करने सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहां से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद काराधन तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे ना ही ज्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। देश में जब भी बजट आता है और बजट में देश के वित्त मंत्री को देश से हुई कमाई और देश में होने वाले खर्चों का पूरा एस्टिमेट देना पड़ता है कि आने वाले साल में हमारे पास इतना खर्चा होगा और हम इतना कमाएंगे। ये सारा का सारा एस्टिमेट उन्हें देना पड़ता है, संसद के सामने बताना पड़ता है। बिना बताए आप भारत सरकार का 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और देश में कोई भी नया वित्तीय कानून आएगा तो उस कानून को संसद की बिना स्वीकृति के पास नहीं किया जा सकता है। जैसे जीएसटी आया था तो जीएसटी को भी पास कहां से करवाना पड़ा था? संसद से। तो बिना संसद की स्वीकृति में के भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता है। ये बात जान लीजिए। संसद का वो एक बहुत बड़ा काम है कि वो किसी भी कानून की जांच परख करके उसको स्वीकृति देती है। ठीक, आगे सुनिए। इसके बाद है प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो सबको पता है। जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों से विधायक आ रहे हैं तो भिन्न भिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना स्वाभाविक है। आपके देश की संसद भारत की विविधता को अपने अंदर समाये हुए है। भारत की विविधता को, भाषीय विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता, कल्चर, सभी विविधताओं को वो अपने माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करती है। क्योंकि भारत की संसद में भारत के हर कोने का सांसद मौजूद है, तो जिस कारण से भारत की पूरी विविधता भारत के संसद में झलकती है। तो इस प्रकार से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है आपकी संसद। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है आपकी संसद। बहस का मंच। भारत में अगर सबसे बड़ा बहस का मंच कुछ है तो वो क्या है? भारत की संसद। भारत की संसद से बड़ा बहस का कोई मंच नहीं है, कोई भी मंच नहीं है। अगर आप भारत की संसद में कुछ बोल रहे हैं तो पूरा भारत आपको सुन रहा है, पूरा भारत आपको सुन रहा
है। जब माननीय प्रधानमंत्री खड़े संसद के पटल पर खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं तो पूरा भारत उसे सुनता है कि नहीं सुनता? क्यों सुनता है? क्योंकि वहीं से हमारे देश की पूरी रूपरेखा तय होती है। इसलिए हमारा पूरा भारत उनकी बातों को बहुत गौर से सुनता है। पूरा भारत उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनता है, क्योंकि उनकी बातों में ही देश का शासन सम्मिलित होता है। देश कैसे चलेगा, देश में क्या होगा, ये सब तो और विपक्ष उनसे करारे सवाल करता है। आज के टाइम पे विपक्ष करारे सवाल करता है तो उनको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ये बहस का सबसे बड़ा मंच है, ये वाद विवाद का सबसे बड़ा मंच है। इससे बड़ा मंच भारत में कोई और नहीं है। अगर आप यहां पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं तो पूरा भारत आपकी बात सुनता है। आज हमने अपने नई संसद का श्री गणेश कर लिया, आज हमने अपनी नई संसद का श्री गणेश कर लिया। तो आपने देखा होगा टीवी पर पूरे न्यूज चैनलों पर सिर्फ वही चल रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो यही बात है, जब संसद में कोई वाद विवाद होता है तो पूरा भारत उसे देखता है और सुनता है। तो ये भारत के सबसे बड़े वाद विवाद मंचों में से एक है। अगर यहां आपको मौका मिल गया बोलने का तो इसका मतलब आप पूरे भारत में विख्यात हो गए, आप पूरे भारत में विख्यात हो गए। समझ में आई बात? आगे सुनिए। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। देखो, लोकतंत्र में अगर वाद विवाद बहस ना हो ना तो वो लोकतंत्र नहीं है। जिस लोकतंत्र में सवाल करने की आजादी नहीं है वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वही है जिसमें आपको सवाल पूछने की आजादी हो, जिसमें आपको सरकार से सवाल पूछने की आजादी हो और आपको प्रश्न पूछने की आजादी हो। बिना सवाल करे देश का लोकतंत्र नहीं चल सकता। और आज सवाल करने पर लोगों को देशद्रोही ठहरा देते हैं। पता नहीं कहां से उनके पास ये सर्टिफिकेट आया है कि वो दूसरों को देशद्रोही देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। हमारे देश में लोकतंत्र इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि हमारे देश में हम सवाल कर रहे हैं, और सवाल वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान होगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो कभी सवाल नहीं कर सकता। आगे सुनिए। इसके बाद आपकी संसद क्या करती है? संवैधानिक कार्य करती है। आपको पता होना चाहिए देश के संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो उस संशोधन को करने का अधिकार सिर्फ किसको है? भारत की संसद को है। भारत की संसद के अलावा किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल कर सके। किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल अगर करना है किसी को भारतीय संविधान में तो वो सब काम सिर्फ कहां होगा? भारत की संसद में होगा, उसके अलावा और कहीं भी नहीं हो सकता है। ये भी आपके संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये भी आपकी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद के पास संविधान के संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्ति एक समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसद में संशोधन करने की शक्ति के मामले में दोनों सदन एक बराबर हैं। दोनों सदन एक बराबर हैं। दोनों सदनों के पास एक बराबर शक्तियां हैं। दोनों में सेपरेटली 75% से बिल पास होगा तभी संसद में संशोधन, संविधान में संशोधन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको अधिकार वाले चैप्टर में ही बता दिया था। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी कार्य। अब निर्वाचन मतलब ये इलेक्ट भी करते हैं। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन कौन करता है? सांसद और विधायक। इनके पास चुनाव करने का भी अधिकार है। संसद और विधानसभाओं के पास चुनाव करने का भी अधिकार है। किनका चुनाव करने का? भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का।
ठीक है, तो ये लिखा भी है। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है, या भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। कौन? आपकी संसद और आपके राज्यों की विधान सभाएं। ये भारत के राष्ट्रपति अथवा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का भी काम करती है। ठीक, और इसके बाद न्यायिक कार्य, आपको मैंने बताया रखा है कि न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो ये शक्ति सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। इनको उनके पद से हटाने का कार्य सिर्फ संसद में हो सकता है, उसके अलावा कहीं और नहीं हो सकता। तो ये संसद का न्यायिक अधिकार है। तो लिखो, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। उनको उनके पद से हटाने का दायित्व तो सिर्फ किसे दिया गया है? भारत की संसद को। उसके अलावा कोई और उस पर विचार विमर्श नहीं कर सकता है। तो पहला काम क्या है संसद का? विधायी कार्य है। दूसरा काम क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तीसरा वित्तीय कार्य है। चौथा प्रतिनिधित्व है। पांचवा बहस का मंच। छठा आपका संवैधानिक कार्य। सातवां आपका निर्वाचन संबंधी कार्य। आठवां आपका न्यायिक कार्य। ये 6 नंबर का सबसे बढ़िया प्रश्न है इस चैप्टर का, सबसे बढ़िया प्रश्न, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि भारत की संसद कौन कौन से कामों को करती है, या भारत की संसद कौन कौन से काम करती है, या संसद क्या करती है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप समझ लेते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। तो पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा की सूची को और जानते हैं कि लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक, पहली संघ सूची और सामवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। देखो हमारे देश में हमारा देश एक संघीय देश है। हमारा देश एक संघीय मतलब फेडरल राष्ट्र है। हमारे देश में सत्ता के दो स्तर हैं बड़े तौर पर, वैसे तो 3 स्तर है। 3 स्तर है, कैसे कैसे बताओ? एक पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर आपका राज्य सरकार और तीसरा स्तर आपकी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें। ये 3 स्तर हैं हमारे देश में शासन के। ये 3 स्तर हैं, ठीक है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है आपकी राज्य सरकार, तीसरी है आपकी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं। ठीक, ये है। तो इनमें हमारे संविधान ने सभी कामों को बांटा हुआ है। तो हमारे देश में 3 सूचियां हैं। पहली सूची है केंद्र सूची या संघ सूची कह लो उसे, केंद्र सूची या संघ सूची। दूसरी है सामवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। जो पहली सूची है संघ सूची, संघ सूची में आने वाले विषयों पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के अलावा उन विषयों पर कोई और कानून नहीं बना सकता है। और सामवर्ती सूची वो सूची है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। कौन? राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अंत में अगर दोनों के कानूनों में क्लैश होता है तो अंत में किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार। याद रखना, सामवर्ती सूची में अगर दोनों सरकारों के कानूनों में किसी भी प्रकार का क्लैश होता है, एट द एंड किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार का। और राज्य सूची वो सूची है जिस पर राज्य की विधानसभा के अलावा कोई और कानून नहीं बना सकता है। ठीक, तो ये केंद्र सूची सामवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को पेश करती है और उन्हें पास करती है। ठीक,
इसके बाद कर प्रस्ताव बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। जो जितने भी धन विधेयक हैं उनको और आपका बजट स्पीच यही होती है, इसके अलावा बजट स्पीच और कहीं नहीं होती। ठीक है, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ये इन 4 तरीकों से आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अभी कुछ दिनों पहले आपके विपक्ष ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या लाए थे? अविश्वास प्रस्ताव लाए थे कि नहीं लाए? तो इस प्रकार से आपकी विधायिका आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और उनसे सवाल जवाब करती है। दूसरा, और इसके बाद संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, संविधान में संशोधन करती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। कौन? आपकी लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनके पद से और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इलेक्ट कर सकती है। कौन? आपकी लोकसभा। फिर इसके बाद समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समितियां बनाती है, बहुत सारी समितियां बनाती है और उन समितियों के कामों की देखरेख करती है आपकी लोकसभा। अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियों पर। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ये धन विधेयक को पेश नहीं करते, ये सिर्फ उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कह सकते हैं, उसको पास फेल नहीं कर सकते। उनके पास उसे पास फेल करने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक को पास फेल करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? आपकी लोकसभा के पास। और सामान्य विधेयकों को पास फेल कर सकते हैं। ठीक, आगे सुनिए। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। संवैधानिक संशोधन के मामले में दोनों सदनों के पास एक बराबर ताकत है। ठीक है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये भी उसी प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है जिस प्रकार से आपकी लोकसभा करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। राष्ट्रपति को हटाने, उपराष्ट्रपति, ये अंडरलाइन कर लेना, ये 1 नंबर का एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न आता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर क्योंकि उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उपराष्ट्रपति संबंधी कोई भी प्रस्ताव आएगा तो वो सबसे पहले कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा। ठीक है, अगला है, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये चाहे तो संसद को राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की स्वीकृति दे सकती है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है संसद में। कल बताया था, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है संसद में। संसद क्या है? राष्ट्रीय विधायिका। तो राष्ट्रीय विधायिका में जो आपकी राज्यसभा है वो किनका प्रतिनिधित्व कर रही है? भिन्न भिन्न राज्यों का। तो ये चाहे तो राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को स्वीकृति दे सकती है। ठीक, आगे सुनिए। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है। वो पावर क्या है? सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा राष्ट्र हित के में संघीय सूची या सामर्थ्य सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो
उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सच भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे नेता राज्यों का प्रतिनिधित्व या जनता का प्रतिनिधित्व करते कम दिखाई पड़ते हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक बहुत बड़ा खतरा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखो, राज्य सूची में आने वाले विषयों पर अगर केंद्र सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो बिना राज्यसभा की स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उस विषय पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के, राज्यसभा की अनुमति के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा जब तक उस पर अनुमति नहीं देगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जान लो। और राज्य सरकारों में जो मंत्री होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसलिए राज्यसभा की शक्ति थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। नहीं तो केंद्र सरकार के लिए राज्यों के शक्तियों में हस्तक्षेप कर पाना इतना आसान ना हो, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी पार्टी को फेवर करने के चक्कर में चले जाते हैं, जिस कारण से राज्य की शक्तियों में केंद्र सरकार सेंध मारने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। देखो, लोकसभा ही वास्तविक सदन है, लोकसभा ही वो असली संसद तो लोकसभा ही है। लोकसभा ही आपके भारत के लोकतंत्र का असली मंदिर है, वहीं से देश का लोकतंत्र वास्तविक रूप से चलता है। तो सुन लीजिए, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक, अंडरलाइन कर लो, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अंततः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपके प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है वो बनी कहां से है? लोकसभा से है। तो आप आलोचना, राज्यसभा उस पर आलोचना कर सकती है, लेकिन उन्हें उनके पद से हटा नहीं सकती। उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ किसको है? लोकसभा को है। लोकसभा ही उन्हें उनके पद से हटा सकती है, उसके अलावा कोई और उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता है। किसे? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के ऊपर कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो राज्यसभा के प्रश्नों का उत्तर दे। राज्यसभा के प्रश्नों का उत्तर देने की कोई भी जिम्मेदारी लोकसभा के ऊपर, आपके प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के ऊपर नहीं। समझ में आ गई बात? और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, उसे पास फेल करने का अधिकार सिर्फ किसको है? लोकसभा को। सिर्फ राज्यसभा उसमें क्या कर सकती है? संशोधन की। ये गलत लगता है मुझे, आप अगर ठीक करना चाहें तो ये ठीक कर सकते हैं। अगर उनका मन करे तो वो ठीक करे, ना मन करे तो ना ठीक करे। ये कुछ कह नहीं सकते, इनके हाथ में सिर्फ उसे पास करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ लोकसभा ही उसमें सही ढंग से संशोधन करवा सकती है और उसे पास या फेल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। और अगर सरकार राजनीतिक कार्यपालिका में अगर उसके पास बहुमत है तो विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, भाजपा जो चाहे वो करे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाहर जाकर आंदोलन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो किसान बिल पास हो पाता पास, कभी नहीं पास हो पाता संसद में। तो उस तरह से किसानों को इतने दिन धरना क्यों देना पड़ा? क्योंकि जो संसद में जो विपक्ष है उसके पास कोई ताकत ही नहीं है। वो सिर्फ चिल्ला सकता है, वो कुछ रोकथाम नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग अगर बहुमत
बहुमत वाली सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, तो फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार को कुछ नहीं किया जा सकता है। वो जो चाहे वो करे लोकसभा में, उसी का फिर तांडव चलता है, उसी का तांडव चलता है फिर लोकसभा में। ये बात जान लो, बहुमत है तो फिर जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो फिर लोकसभा में तांडव करते हैं, वो फिर आपके साथ बातचीत नहीं करते, वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब देख लो, भाजपा वही करती है, जो उसके मन में आता है वो प्रस्ताव लाती है और पास करके चली जाती है। वो जो चाहेगी वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपार बहुमत है, पूर्ण बहुमत नहीं, अपार बहुमत है, बहुत ज्यादा बहुमत है। समझ में आया? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अंततः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास इस सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में मुख्य रूप से यह अंतर क्यों है, तो क्यों है आपको पता है ना? क्यों है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है और राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार में शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। तो जनता जिसे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है उसी को देश की सरकार को हटाने और देश के पैसे पे नियंत्रण करने का अधिकार है। तो ये है इसका साफ सीधा उत्तर। अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि लोकसभा के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं और राज्यसभा को उसकी तुलना में कम शक्तियां क्यों दी गई हैं, तो इसका स्पष्ट और साफ उत्तर यही है कि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है अथवा, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसके अंतर्गत देश की सत्ता, देश की शक्ति देश की जनता के पास है और इसके अंतर्गत जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है उसी को देश का संविधान शक्ति प्रदान करता है। तो लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इसीलिए लोकसभा के सदस्यों के पास देश की सरकार को हटाने, बनाने अथवा उसके वित्तीय कामकाजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है, ना कि राज्यसभा को। इस तरह से उत्तर लिख देना, काम खत्म। 3 नंबर 5 नंबर जो होगा नंबर वो आपका नंबर, इसके अलावा किसी को वो नंबर नहीं मिलेगा। समझना की बात? आगे पढ़ दो। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। संविधान संबंधी, न्याय संबंधी शक्तियां दोनों के पास इक्वल है। लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा तो पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में कानून बनता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।